जय श्री राम। बंधुओं, आज हम मानव का निर्देशक तत्व के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मानव शरीर के अवयवों में गति उत्पन्न करने के लिए विचार आवश्यक है। विचार के अंतर्गत जितने शब्द होते हैं, उन शब्दों की ध्वनियों की तरंगें बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर शरीर के अवयवों को संकेत देने के लिए उत्तेजित हो उठती हैं। संकेत देने वाली विचारों की उत्तेजित तरंगें तब तक संकेत नहीं दे सकती जब तक कि मानव मस्तिष्क का एक मुख्य तत्व उन्हें निर्देश न दे। यह तत्व वस्तुतः मस्तिष्क की विचार तरंगों के ही एक भाग के रूप में अपना अस्तित्व रखता है, जो स्वीकृति देने की क्रियाओं द्वारा पुष्ट होता रहता है। चूंकि निर्देशक की स्वीकृति देने पर ही विचार तरंगें संकेत देती हैं और इन संकेतों को पाकर शरीर के अवयव वैसा ही कार्य अपनी सामर्थ्यानुसार करने लगते हैं। अतः जहां मानव शरीर के अवयव उसके एक प्रमुख अंग के रूप में और मानव के विचार दूसरे प्रमुख अंग के रूप में विशेष महत्व रखते हैं, अतः जहां मानव शरीर के अवयव उसके एक प्रमुख अंग के रूप में और मानव के विचार उसके दूसरे प्रमुख अंग के रूप में विशेष महत्व रखते हैं, वहां विचारों को कार्य करने के लिए जो अंग स्वीकृति देता है, वह अंग भी निस्संदेह अपना विशेष महत्व रखता है। अतः इस निर्देशक तत्व को मानव का तीसरा अंग कहना उचित होगा। निर्देशक तत्व की स्वीकृति देने की क्रिया दो प्रकार से होती है, स्पष्ट और अस्पष्ट। परंतु स्वीकृति अवश्य दी जाती है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार जब मानव अपने मस्तिष्क में भीतर ही भीतर निर्देशक तत्व को मालिक के रूप में, विचारों को मजदूर या सेवक के रूप में और शरीर के अवयवों को औजारों के रूप में अनुभव करता है, तब उसे इस प्रकार की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि यदि निर्देशक तत्व शरीर का मालिक है, तो फिर मैं इस सब की जानकारी रखने वाला कौन हूं? इतना विचार आते ही मानव अपने अस्तित्व को इन तीन मुख्य अंगों से पृथक अनुभव करने लगता है और उसे अपना स्वरूप भी मानव का चौथा प्रमुख अंग प्रतीत होता है। अतः अब अगले एपिसोड में इस जानकारी रखने वाले चौथे प्रमुख अंग के बारे में पूजनीय गुरुजी नारायण दास जी द्वारा जो हमको जानकारी प्रसाद के रूप में दी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।